Dear students of class 8, now I am going to start chapter number 17, and as you can see the heading of the chapter is To Serve with Love. देखो, टू सर्व विथ लव इज़ अ नॉवल, एक नॉवल के अंदर से ये कहानी लिया गया है और इस कहानी की जो ऑथर है वो एक बहुत पढ़े लिखे इंजीनियर है जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ब्रिटिश एयरफोर्स, जिसका नाम है रॉयल एयरफोर्स, उस रॉयल एयरफोर्स में वो पायलट का नौकरी करते थे। जब वॉर ख़त्म हो जाता है, देखो उन दिनों इंग्लैंड में काले चमड़े के लोगों के खिलाफ जो गोरे चमड़े के लोग हैं वो काली चमड़े के लोगों को काफ़ी नीची नज़र से देखते थे। तो लड़ाई के बाद, हालांकि ऑथर निग्रो थे, दैट इज़ अफ्रीकन थे, और हालांकि वो ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़े थे, लेकिन लड़ाई ख़त्म होने के बाद जब उसका रॉयल एयरफोर्स का नौकरी चला जाता है, वो इंग्लैंड में नौकरी का तलाश करने लगता है, लेकिन उनके चमड़े के रंग के वजह से कई जगहों पे उनको ठुकरा दिया जाता है, उनको नौकरी नहीं दिया जाता है। तो फाइनली लंदन की ईस्ट एंड नाम की एक जगह पे ग्रीन्सडेल नाम की स्कूल में उनको एक सीनियर टीचर का नौकरी मिलता है। तो इस स्कूल में ज्वाइन करने के बाद जो उनकी शुरुआती दिन थे, स्कूल में जो शुरुआती दिन थे वो काफ़ी उनका दिक्कत से भरा हुआ दिन था, क्योंकि इस स्कूल के स्टूडेंट्स जो थे वो बिल्कुल उनको रेस्पेक्ट दिखाने के लिए राज़ी नहीं थे। तो द सिचुएशन वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द न्यू टीचर, कि वो स्कूल में नई टीचर के तौर पे क्लास में आ रहे हैं, बच्चे उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, उनको तंग कर रहे हैं, और उनका काम क्या था कि बच्चों को अपने काबू में लाना। तो देखो हम लोग देखते हैं कि तो ये जो ईस्ट एंड, लंदन की ईस्ट एंड है, ये एक ऐसी जगह है लंदन की जहाँ पे बेसिकली पुअर पीपल रहते थे, और जहाँ पे क्राइम रेट बहुत ज़्यादा था। तो ऑब्वियसली उस स्कूल के जो बच्चे थे वो ऐसे परिवार से आते थे जो परिवार गरीब थे, जहाँ पे हो सकता है उनकी पापा या कोई रिश्तेदार में कोई क्रिमिनल्स थे, तो उनका बैकग्राउंड भी कुछ ठीक नहीं था, उनका डिसिप्लिन भी कुछ ठीक नहीं था, उनके परवरिश भी कुछ ठीक नहीं था। तो ऐसे स्कूल की बच्चों को काबू में लाकर कैसे ये टीचर जो है वो सेटल करता है स्कूल में, उसी को लेकर ये कहानी है। तो कवि कहते हैं, देखो कि उस ज़माने में एक ऐसा एटीट्यूड, एक ऐसा सोच लोगों में था कि मर्द जो है, मेन जो है, वे अच्छे टीचर्स नहीं बन सकते। तो इस स्कूल में ज्वाइन करने के बाद मेरा सबसे पहला काम तो ये था कि लोगों को ये साबित करूं, ये डिस्प्रूव करूं, मतलब ये लोगों को ये गलत जो ख्यालात है उसको दूर करूं कि मर्द अच्छे टीचर्स नहीं बन सकते। तो मैं क्या करता, देखो स्कूल के बाद मुझे हमेशा से लगता था कि बच्चों को कंट्रोल करने का पहले बच्चों के साथ, स्कूल के बच्चों के साथ अगर सही तरह से हमें डील करना है तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि वो किस तरह के परिवार से आ रहा है, बच्चों का बैकग्राउंड क्या है। वो जब तक हम नहीं जानेंगे हम कभी भी बच्चों के साथ प्रॉपर्ली डीलिंग नहीं कर पाएंगे। तो मैं, ऑथर कहता है कि मैं क्या करता था, अक्सर स्कूल के बाद मैं जिन पड़ोस से, जिन इलाके से हमारे स्कूल के बच्चे आते थे, जहाँ से उनकी रियरिंग मतलब परवरिश हुआ है, हम उस इलाके में कभी कभी घूमते थे समझने के लिए कि किस तरह के सामाजिक और पारिवारिक बैकग्राउंड से हमारे बच्चे स्कूल आते हैं। तो हालांकि इसमें मुझे कुछ समझ में आ गया कि ये लोग का जो सोशल नाइसिटीज़, मतलब समाज में जब हम लोग मिलते हैं तो क्या करते हैं, लोगों से बड़ी नम्रता से बात करते हैं, पोलाइटली बात करते हैं, लोगों की बात सुनने की कोशिश करते हैं, जब कोई कुछ कहता है हम चुपचाप सुनते हैं, टीचर क्लास में आता है तो उनकी इज्जत देते हैं। ये सब जो अच्छी परवरिश होने पर, अच्छी घर से जब लोग आते हैं, अच्छी इलाके में रहते हैं, अच्छी घरों से जो लोग आते हैं, उनके अंदर ये सब तमीज़ नॉर्मली होता है। तो इस स्कूल के बच्चों के अंदर ये तमीज़ क्यों नहीं था, इसके काफ़ी मुझे ये समझ में आया जब मैं इन जहाँ पर ये बच्चे रहते थे, जब वो मोहल्ला मैंने घुमा, उस इलाका मैंने घुमा, और मैंने देखा कि किस गरीब घर से इन लोग आ रहे हैं, किस तरह की अनपढ़ घरों से इन लोग आ रहे हैं, तब मुझे कुछ हद तक समझ में आया कि क्यों इन बच्चों में सोशल नाइसिटीज़ यानी कि गुड बिहेवियर इन बच्चों में क्यों नहीं है।
तो एक दिन सुबह मैं एक बहुत आसान सा कविता मैं उनको पढ़ा रहा था और मैं कोशिश कर रहा था कि उस कविता के अंदर जो खूबसूरती है वो खूबसूरती इन बच्चों तक पहुंचाऊं। और जैसा ही मुझे लगा कि बच्चे शायद आज मेरी पढ़ाई इंटरेस्ट लेकर वो सुन रहे हैं, तभी एक लड़की जिसका नाम था मोनिका पेज, उसने क्या किया, उनकी जो डेस्क है, डेस्क का जो ऊपर वाला पार्ट है और वो ऊपर वाला पार्ट उठाकर डेस्क के अंदर बैग रखने का जगह था, तो ये लड़की ने क्या किया, जानबूझ के डेस्क का ऊपर वाला हिस्सा उठाया और दम से नीचे गिराया। तो चूंकि क्लास उस वक्त बिल्कुल साइलेंट था, तो क्या हुआ, ये आवाज़ सारा क्लास में गूंजने लगा। तो अचानक से क्लास के बीच में जब ये लड़की जानबूझ के ऐसा की, ऑथर कहता है कि मेरे अंदर एक बहुत ज़्यादा गुस्सा पैदा हो गया। तो मैं कुछ पल इस लड़की की तरफ मैंने देखा और मैंने कुछ कहने के लिए मैं अपना मुंह खोलने ही वाला था, तो ये लड़की भी बिल्कुल बिना डरे एकदम मेरी तरफ देखा, आंखों आंख मिला के मेरी तरफ देखा और बड़ा कैजुअली उसने सारा क्लास को कहा, द ब्लीडिंग थिंग वोंट स्टे अप। चला कि साला ये चीज़ सीधा खड़ा ही नहीं होता है। From the word bloody or bleeding were hardly ever absent from any remark they make to one another, especially in the classroom. अच्छा, तो आप देखो, this bleeding thing, ये bleeding thing, this is not a nice English to use, ठीक है। नॉर्मली इस तरह की शब्द हम अपनी भाषा में इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन इस स्कूल में सारे बच्चे जब भी बात करते थे, वो चाहे वो एक दूसरे से बात करते हो या क्लासरूम में कुछ बात करते हो, दे वुड ऑलवेज, ये देखो, जैसे देखो हम लोग, हमारे यहाँ पे जो लोग गाली वाली दे के बात करते हैं, उन लोग अक्सर अपनी बातों में अबे साले, अरे साला क्या कर रहा है, अरे साला कहाँ जा रहा है, ये ब्लीडिंग भी कुछ इस तरह की गाली है। जैसे हम लोग अक्सर कुछ लड़के हैं जो अपनी बातों में हमेशा साला साला बोल के बात करता है, तो ये बदतमीज़ी की निशानी है कि नहीं। तो ये इस स्कूल के बच्चे ना ही सिर्फ अपनों में बात करते वक्त, बल्कि क्लासरूम में भी जब इन लोग बात करते थे, अक्सर इन लोग ये ब्लीडिंग या ब्लडी वर्ड का प्रयोग करते थे। तो ये लड़की ने इस बात को, द ब्लीडिंग थिंग वोंट स्टे अप, ये काफ़ी ऊंची आवाज़ में बोला कि वो मेरे कानों तक पहुंचा। एनीवे, उस दिन तो मैंने और इन लोगों को कुछ कहा नहीं। वन डे ड्यूरिंग एन अरिथमेटिक, एक दिन देखो अरिथमेटिक का क्लास चल रहा था, तो जेन पर्सल नाम की एक स्टूडेंट, एक लड़की मुझे बुलाया और बोला, मिस्टर ब्रेथवेट, मुझे ये सम नहीं आ रहा है, इट्स टू ब्लीडिंग हार्ड, ये साला बहुत कठिन है। और फिर एकदम जैसे उसने कुछ बुरा बोला ही नहीं, इस तरह की एक एटीट्यूड करके अपनी बेंच पर बैठकर आराम से वो मेरी तरफ देखता रहा। हर आइज इनोसेंटली ब्लू, मतलब एक ऐसी नज़र से देखता रहा जैसे कि उसने कुछ बुरा बोला ही नहीं है। तो मैंने बोला, मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन मैं अपनी गुस्से को रोककर मैंने उससे पूछा कि इस तरह का शब्द, ये ब्लीडिंग वाला, ये जो हर बात में ब्लीडिंग, इस तरह का शब्द क्या तुम जब घर में अपनी पापा से बात करते हो, क्या वहाँ पर भी इस तरह के शब्द यूज़ करते हो? तो ये लड़की ने बड़ा विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी इमोशन, एक बड़ा वायलेंट वे में, मतलब गुस्सा दिखाते हुए, इस लड़की ने मुझे बोला, आप मेरे पापा नहीं हो। तो मैं चुप हो गया। आई डिड नॉट रिप्लाई एनीथिंग। मुझे लगा कि अब बेकार में इस लड़की से बहस करके कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैं चुप हो गया। तो जब टिफ़िन का बेल बजा, रिसेस का बेल बजा, सारे बच्चे भाग के कॉरिडोर में आ गया और मेरी कानों तक ये बात पहुंचा कि क्लास के बाकी बच्चे जेन को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, ये कह के कि साला ये काले चमड़े की टीचर को तुमने अपना जगह दिखा दिया। कुछ लोग तो ऐसा भी कहा कि मैंने जो
जेन की पापा को लेके बात किया था, ऐसा करके मैं उसकी पापा को अटैक किया था। कुछ बच्चे तो ऐसा भी राय दिया। एनीवे जो भी हो, मुझे एक चिंता खाते गया कि एज अ टीचर व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप आई एम हैविंग विद दी स्टूडेंट्स। इन बच्चों के साथ मेरा किस तरह का रिश्ता बन रहा है, ये चिंता हमेशा मुझे खाया जाता। बिसाइड्स, सबसे बड़ी चिंता की बात तो ये था कि स्कूल के जो यंगर चिल्ड्रन थे, जो छोटे बच्चे थे, वो भी बड़े बच्चों का जो ये बदतमीज़ी, बैड बिहेवियर, उसको उन लोग कॉपी कर रहे थे। एक दिन एक छोटा बच्चा बड़े मिरेकलसली, चमत्कारी से वो घायल होने से बच गया जब वो क्या कर रहा था, एक क्लास के छत के ऊपर एक छोटा सा शीशा से, एक छोटा सा छत में जगह था, जो जगह कांच लगा हुआ था ताकि बाहर की रोशनी क्लास के अंदर घुस सके। ये छोटा सा बच्चा क्या किया, वो छत में चढ़ गया और वो जो कांच वाला हिस्सा है उसके ऊपर बैठकर वहाँ से झाँक कर वो स्पाई करने का कोशिश कर रहा था कि दूसरे बच्चे क्लास के अंदर क्या कर रहे हैं। तो वो शीशा टूट गया और मिरर, वो जो ग्लास है वो टूट गया, बच्चा अंदर गिर गया और बड़ा चमत्कार था कि वो घायल नहीं हुआ। अब देखो, ये जो घटना था, ये घटना को लेकर स्टाफ रूम में बड़ा चर्चा हुई, बट oddly enough it was more concerned with the difficulties which would have resulted if he had seriously injured himself than with the most essential questions involved। तो देखो, लेकिन मुझे बहुत अजीब लगा ये सुनकर कि ज़्यादातर टीचर ये नहीं डिस्कस कर रहे थे कि बच्चा बच गया, बच्चे को कितना परेशानी होता अगर वो घायल हो जाते, बल्कि ज़्यादातर टीचर ये बात डिस्कस कर रहे थे कि अगर वो घायल हो जाता तो स्कूल का कितना परेशानी होता, उन लोगों का कितना परेशानी होता, इसको यहाँ वहाँ लेते। सो द टीचर्स इन द स्कूल वेर ऑल्सो नॉट रियली बॉदर्ड अबाउट द स्टूडेंट्स। द टीचर्स वेर बॉदर्ड ओनली अबाउट देमसेल्व्स। ये टीचर्स भी बहुत ज़्यादा इस स्कूल की बच्चों की भलाई के बारे में सोचते नहीं थे। तो मैं लाइब्रेरी में बैठा हुआ था। ये लाइब्रेरी स्कूल की एकलौता ऐसा जगह था जहाँ आदमी कुछ देर तक चुपचाप बैठ सकता था, क्योंकि इस लाइब्रेरी में कुछ ज़्यादा लोग आते नहीं थे। तो सारे जो मेरे आसपास माहौल था और जो घटनाएं घट रहा था, उससे मैं अंदर ही अंदर मैं बहुत परेशानी महसूस कर रहा था। और मैं अपने आप से पूछ रहा था कि ये बच्चे मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों करते हैं। वाई डू द चिल्ड्रन बिहेव लाइक दिस विथ मी। क्या उन लोग मेरे साथ इसलिए ऐसा बिहेव करते हैं कि मैं एक नीग्रो हूँ। डू दे बिहेव विथ मी लाइक दिस बिकॉज आई एम ए नीग्रो। आखिर वजह क्या है। तो मैं श्योर हो गया, आई वॉज श्योर कि दे बिहेव विथ मी। तो आई वॉज श्योर कि देखो, एक बार तो मुझे लगा कि ये लोग मेरे साथ ऐसा बिहेव करते हैं बिकॉज आई एम ब्लैक, आई एम ए नीग्रो। लेकिन फिर मुझे लगा कि ये वजह नहीं है, क्योंकि एक दूसरा टीचर है हैकमैन, जो गोरे चमड़े का टीचर है, हु इज़ अ वाइट टीचर, जो मेरे साथ ही स्कूल में ज्वाइन किया था, लेकिन उसका भी हाल मुझसे कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है। तो फिर वजह क्या है, क्यों ये बच्चे हमारे साथ इस तरह से बिहेव करते हैं। क्या गलती है इन बच्चों की, क्या व्हाट इज़ रॉन्ग इन देम, ऐसा क्यों वो करते हैं। क्या इन लोग मेरी कॉन्फिडेंस को तोड़ने का कोशिश करते हैं। क्योंकि ये हैकमैन जो है, ये हैकमैन का इन लोग इतनी बुरा हाल किया, ये हैकमैन के अंदर उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल चला गया, ठीक है। और यू नो ही वॉज नॉट एबल टू कंट्रोल द क्लास इन एनी वे। और ये बच्चे इनकी क्लास में जो मर्जी करता था। तो मैंने सोचा क्या ये बच्चे मेरे साथ भी वही करने का कोशिश कर रहे हैं जो इन लोग हैकमैन के साथ किया है। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों स्टाफ रूम में चुपचाप बैठा हूँ जब मुझे क्लासरूम में जाना चाहिए। एम आई फियरिंग द स्टूडेंट्स। क्या मैं छात्रों से डर रहा हूँ। मुझे याद रखना चाहिए कि आई एम द बॉस, आई एम द टीचर इन चार्ज ऑफ द क्लास एंड आई एम द बॉस। एज क्लिंटी सेड, दैट वॉज इट, दे वॉन्टेड टू रिपीट देयर विक्ट्री। तो अब मैं इस सिद्धांत पे पहुंच गया कि ये बच्चे रोज़ रोज़ मेरे साथ ऐसा इसलिए कर रहे हैं
क्योंकि जैसे उन्होंने हैकमैन नाम के टीचर के साथ इस तरह की बिहेवियर करते करते हैकमैन का हाल कुछ ऐसा कर दिया था कि हैकमैन वॉज नाउ नॉट एबल टू कंट्रोल द क्लास एनी मोर, और ये बच्चे हैकमैन की क्लास में जो मर्जी करते थे, ये बच्चे मेरे साथ भी ऐसा ही करना चाहते थे। तो मैंने सिद्धांत ले लिया कि चलो मैं भी देखता हूँ हाउ टू टैकल यू, मैं भी इसके खिलाफ लड़ने के लिए अपने आप को तैयार कर दूँ। ठीक है, तो देखो जब हम नई किसी से मिलते हैं तो मुझे भी थोड़ा आगे आना चाहिए, वो भी थोड़ा आगे आएंगे, फिर हम दोनों में कुछ दोस्ती होगी, हम दोनों एक दूसरे को जानेंगे। तो ऑथर कहते हैं कि मैं तो अपनी तरफ से वो आधा रास्ता मैं जा चुका था, इनफैक्ट मैं उनके काफ़ी करीब जाने की कोशिश किया था, बट इन लोगों ने मेरी गुड बिहेवियर का रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो अब वक्त आ गया है कि अब इन लोगों को कंट्रोल करने के लिए मुझे एक दूसरा रास्ता चुनना पड़ेगा। देखो पहले पहले तो मुझे इनकी बिहेवियर से गुस्सा आता था, लेकिन अब मैं अपनी गुस्से को त्याग दिया और मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब मुझे वो हर कुछ करना चाहिए टू पुट माई क्लास इन ऑर्डर, मतलब मेरी क्लास को सही ढंग से, मेरी क्लास को चलाने के लिए जो भी करना है क्लास इन ऑर्डर, मैं अब वही करूँगा। अब से मैं क्लासरूम को साफ सुथरा रखूँगा हर तरीके से। ठीक है, अब मैं उनको ऐसा करने के लिए रिक्वेस्ट नहीं करूँगा, बल्कि उनसे मांग करूँगा कि ये तुमको करना ही पड़ेगा। अब मेरे क्लास में कोई ब्लडी और ब्लीडिंग या इस तरह की कोई शब्दों की प्रयोग नहीं होगा और क्लास वुड बी क्वाइट, मैं क्लास को शांत भी रखूँगा। और अब से मैं ये देखूँगा कि कोई मेरी क्लास में पढ़ाई के समय डेस्क को आवाज़ करके बंद ना करे। तो कैसे किया जाए? तो अगला दिन सुबह मेरे पास एक आइडिया है। असेंबली के बाद जैसे ही मॉर्निंग प्रेयर्स के बाद बच्चे चुपचाप क्लास में बैठे, आई वेडेड इन मतलब मैं उन लोगों की बातों के अंदर एक बड़ा पर्सनालिटी लेकर स्ट्रांगली मैं क्लास में घुसा। तो मुझे लगा कि आज जिस तरह की बिहेवियर करके मैं उनकी बातों को रोका और क्लास में घुसा, हो सकता है ये थोड़ा रफ हो। तो मैंने कहा कि देखो मैं तुम्हारा टीचर हूँ और मुझे लगता है कि ये सही है कि मैं तुम्हें अपने बारे में और तुम्हारे क्लास के लिए मेरा क्या प्लान है उसके बारे में मैं तुम्हें बताऊँ। तो मैंने क्या किया, मैं थोड़ा प्लेजेंट आवाज़ में मैंने प्लेजेंटली बात किया, लेकिन नरम गले में नहीं, ऊंची आवाज़ में। मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा तो नहीं दिखाया, लेकिन थोड़ा ऊंची आवाज़ में बात किया ताकि बच्चों को लगे कि मैं जो कह रहा हूँ मैं वो करने भी वाला हूँ। तो मैंने कहा वी आर गोइंग टू टॉक, हम लोग बात करने वाले हैं तुम और मैं, बट वी विल बी रीजनेबल विथ ईच अदर। हम लोग बात करेंगे बट वी विल बी रीजनेबल। रीजनेबल मतलब ना तो हम तुम्हारे ऊपर अन्याय तौर पे हावी हो जाएंगे और तुम लोग भी मेरे ऊपर अन्याय तौर पे हावी होने की कोशिश मत करना। हम दोनों डिस्कस करेंगे कि क्लास के लिए मैं क्या करना चाहता हूँ और तुम लोग कितने दूर तक मेरे साथ कोऑपरेट कर पाओगे। वी विल डिस्कस दैट। तो मैंने कहा कि देखो बिना मुझे रोके, मैं चाहता हूँ कि बिना मुझे रोके तुम लोग सुनो कि मैं क्या कह रहा हूँ। एंड आई एम थ्रू, व्हेन आई एम थ्रू एनी वन ऑफ यू मे से योर, और जब मेरा कहना ख़त्म हो जाएगा उसके बाद अगर तुम लोग कुछ कहना चाहते हो तब मैं तुम्हारी बात सुनूंगा और तब मैं भी तुम्हें बीच में रोकूंगा नहीं। ओके, तो ऐसा कहते कहते मैं उनको वॉच कर रहा था, क्योंकि मैं सोच रहा था कि अगर मेरा ये टैक्टिक्स काम नहीं कर रहा है तो मैं तुरंत इसको वहीं रोककर आई विल ट्राई टू हैंडल देम इन अनदर वे। तो चलो ये वीडियो इतना तक रहने दो, आई विल कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके।